हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या महत्व है, उसकी क्या सीमाएं होती हैं, उसके क्षेत्र क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका महत्व और सीमाएं क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। सन 1929 ईस्वी में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन और रोजगार के स्तरों में भारी कमी आई। तो इस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल उत्पादन में लगभग 33% की गिरावट आई। तो 1929 जो कहलाता है, 1929 और 1930 जिसे तीसा की मंदी भी कहा जाता है, उस समय यूरोपीय जो देश हैं और जो उत्तरी अमेरिका था, तो इन देशों में क्या हुआ था, उत्पादन जो हो रहा था और जो रोजगार का स्तर था वो बहुत नीचे गिर गया था, उसमें भारी कमी आई हुई थी, है ना। तो इस अवधि में क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल उत्पादन 33% तक नीचे गिर गया। इससे क्या हो गया, रोजगार भी घट गया, बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो गया, जो उत्पादन वो क्या हो गया, वो कम हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था के संबंध में नए तरीके से सोचने पर विवश कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। तो जो अर्थशास्त्री थे, जब उन्होंने देखा कि जो तीसा की मंदी है, तो उस तीसा की मंदी के कारण बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई अर्थव्यवस्था में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब एक नए तरीके से हमें फिर से सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। तो इसके परिणाम स्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। समष्टि विश्लेषण का विकास मुख्य रूप से सन 1930 के विश्वव्यापी मंदी काल में हुआ, जबकि कीन्स ने इसका ध्यान इस ओर खींचा, है ना। तो कीन्स ने क्या किया, कीन्स ने फोकस किया इस बात पर कि हमें सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों पर फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। तो उन्होंने कहा कि मंदी में फंसी हुई अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए व्यापक विश्लेषण अपनाना चाहिए, मतलब समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। कीन्स के अतिरिक्त अन्य अर्थशास्त्रियों जैसे फिशर, बार्लस, बिक्सेल इत्यादि ने भी व्यापक अर्थशास्त्र में अपना पर्याप्त योगदान दिया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1930 में जो विश्वव्यापी मंदी काल हुआ था, वहां से समष्टि अर्थशास्त्र का उदय हुआ, उद्भव शुरू हुआ। अब हम यहाँ समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि, उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र में यह कह सकते हैं कि जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, कुल मतलब हो गया समस्त, है ना, एक देश में जितना भी राष्ट्रीय उत्पादन हो रहा है वह पूरा, और कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक शब्द कॉमन आ रहा है, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग। तो इसका मतलब यह है कि समस्त यहाँ पर विनियोग को, समस्त रोजगार को, समस्त जो उपभोग किया जा रहा है, उन सबको लिया जा रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने क्या देखा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत इकाइयों को लिया जाता था उसमें, है ना, एक विशिष्ट फर्म हो गई, विशिष्ट उद्योग हो गया, विशिष्ट व्यक्ति हो गया, तो इस तरीके से विशिष्ट परिवार हो गया, इन सबको किस में लिया जा रहा था, आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में लिया जा रहा था। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और इनके बीच में क्या पारस्परिक संबंध है, इन संबंधों का भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देख लेते हैं, जो बोल्डिंग के अनुसार दी गई है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं, बल्कि इन मात्राओं के समूहों से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं, राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं, बल्कि कीमतों के स्तर से होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से
होता है। तो यहाँ बोलने यह कहना चाह रहे हैं कि जब समष्टि अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें व्यक्तिगत मात्रा बस के अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम समस्त मात्राओं का अध्ययन करेंगे। हम व्यक्तिगत आय बस का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत कीमतों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि कीमत के स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से किसका संबंध होता है? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध होता है। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूहों तथा औसतों का अध्ययन करता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो बड़े समूहों का, बड़े औसतों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता था, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार एक केंद्रीय स्थान रखता है। तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत अथवा राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार सिद्धांत अथवा राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहा जाता है। प्रोफेसर सुल्ज के शब्दों में यहाँ देख लेते हैं हम कि प्रोफेसर सुल्ज क्या कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। ठीक, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होगा? राष्ट्रीय आय विश्लेषण होगा। अब हम यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो दिया है व्यापक दृष्टिकोण। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह समस्त इकाइयों को लेकर चलता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा? यह कहा जाएगा कि जो इसका दृष्टिकोण है वो व्यापक है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इससे संबंधित बड़े योगों व औसतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यापक विश्लेषण। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें जो भी विश्लेषण किया जाता है वो व्यक्तिगत ना होकर कैसा होता है? व्यापक विश्लेषण होता है। इसलिए इसमें सरकार की जो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां होती हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। आय व रोजगार सिद्धांत। तो यहाँ पर बताया कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार का अध्ययन करता है, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों व औसतों का अध्ययन होने के कारण यह एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ होता है ना, एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्टेड होता है कि एक समूह या औसत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे समूह या औसत पर पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह परस्पर निर्भर होता है। सामूहिक हितों पर बल। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वह सामूहिक हितों पर सबसे अधिक जोर देता है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बहुत विस्तृत है मतलब बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों, योगों तथा औसतों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण के अनेक सिद्धांत जैसे राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र के सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर, मौद्रिक एवं बैंकिंग समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, रोजगार सिद्धांत आदि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र कैसा है? विस्तृत है, व्यापक है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। तो चलिए देख लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कार्यप्रणाली को समझने में सहायक। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह क्या करते हैं? उसके थ्रू हम कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। कैसी कार्यप्रणाली? जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है, जैसे कुल आय, कुल उत्पादन, संपूर्ण रोजगार, है ना। तो ये सारी चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं? इनकी जो कार्यप्रणाली होती है, इनकी जो कार्य करने का तरीका होता है, इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में समझ सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में इनसे संबंधित कोई भी समस्या जो आती है आर्थिक विश्लेषण करने में, तो उनका इसमें समाधान मिल जाता है। आर्थिक उतार चढ़ाव में सहायक।
तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह आर्थिक उतार चढ़ाव के कारणों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे कुल आय, उत्पादन, रोजगार आदि हो गए, तो इसमें परिवर्तन के कारण कौन कौन सी आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के जो उपाय होंगे वह हमें समष्टि अर्थशास्त्र से प्राप्त होंगे। उचित मौद्रिक नीति में सहायक, तो समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक और राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है, चाहे रोजगार का पूर्ण उद्देश्य प्राप्त करना हो या राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी हो, तो इनके लिए क्या उचित नीतियां निश्चित करना आवश्यक होती हैं। तो यह किस में मिलेगा हमें? यह समष्टि अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक नियोजन में सहायक, नियोजन के लिए नीति नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है, तो नियोजन के लिए आवश्यक सामग्री समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही हमें प्रदान होती है। व्यापक अर्थशास्त्र के द्वारा नियोजन देश के विभिन्न साधनों की जानकारी सरलतापूर्वक हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमें कोई नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है, तो हमें कैसा होगा? समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेके चलेंगे, तभी हमारी आर्थिक नियोजन क्या होगी? सफल होगी। राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्षेत्र, किसी भी देश की जो वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसकी राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखांकन के द्वारा होता है। तो राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है आर्थिक नियोजन के लिए बड़ा उपयोगी होता है। तो ये हमें किस में मिलेगा? ये हमें समष्टि अर्थशास्त्र के थ्रू ही मिलेगा। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है। इसके अलावा और भी महत्व है, जैसे कि जटिल समस्याओं का अध्ययन करता है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है, जो जटिल समस्याएं हुआ करती हैं, जो कठिन समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण भी करता है। जैसे पूर्ण रोजगार हो गया, व्यापार चक्र हो गया, तो ये जो जटिल समस्याएं होती हैं, तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र में सहायक भी होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कैसे सहायक होता है? जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो जब एक एक इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा तो इस समष्टि अर्थशास्त्र उसमें हमें सहायता प्रदान करता है। और जो साधनों के वितरण हेतु भी आवश्यक होता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक और उपभोक्ता वस्तुओं और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं के बीच साधनों का वितरण कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये जो समस्या उत्पन्न होती है, तो इस समस्या का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी सीमाएं हैं। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र पढ़िएगा, है ना। समूह की रचना को महत्व न देना, यहाँ पर देखिएगा, महत्व न देना, है ना। तो समूह की संरचना को महत्व न देना या समूह की बनावट पर ध्यान न देना। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? जो समूह होते हैं उसकी संरचना को वह ध्यान नहीं देता है। जो समूह के आकार प्रकार होते हैं उनका अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन समूह की संरचना पर कोई ध्यान नहीं होता है। तो समूह की संरचना के लिए समूह की बनावट और उसके समस्त अंगों की हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्यों? अगर हमें संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो हमारे जो परिणाम निकल कर आएंगे, जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा, वो कैसा हो सकता है? वो भ्रामक हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है ना। जैसे कि मान लो, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सन 1990 में और 1991 में, सन 1990 का और सन 1991 का हम उत्पादन स्तर देखें तो दोनों में हमें दिखाई दे रहा है कि उत्पादन स्तर हमारा बराबर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सन 90 में कृषि क्षेत्र से संबंधित जो प्रोडक्शन हुआ, जो उत्पादन हुआ, वो अधिक होगा, अधिक हो सकता है, और औद्योगिक से संबंधित जो वस्तुएं उत्पादित की गई वो कम हो सकती हैं, ठीक। लेकिन इसके ठीक उल्टा 91 में हो सकता है कृषि में उत्पादन कम हुआ हो और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन अधिक हुआ हो। पर जब दोनों की तुलना की जाएगी तो दोनों की तुलना में क्या होगा? दोनों का उत्पादन तो हमको बराबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि यदि हम समूहों को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, उनकी संरचना को महत्व नहीं देंगे, तो हमारे जो परिणाम निकल कर आएंगे वो कैसे होंगे? वो भ्रामक होंगे। व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का महत्व दिया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है ना। लेकिन ऐसा करने से जो छोटी छोटी आर्थिक इकाइयाँ होती है ना, क्योंकि उन्हीं के योग से तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनती है, तो उनके महत्व और अस्तित्व की उपेक्षा कर दी जाती है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ किस पर फोकस किया जाता है, किस पर ध्यान दिया जाता है?
समस्त अर्थव्यवस्था पर दिया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। निष्कर्षों का व्यवहारिक ना होना, तो जो निष्कर्ष निकल के आते हैं समिति अर्थशास्त्र में, जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, जो परिणाम निकल कर आते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो व्यवहारिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, और संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन करेंगे तो व्यक्तिगत यह ना जो इकाइयाँ होंगी उनको छोड़ दिया जाता है। तो जब उनको छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें क्या हो सकता है कि ये जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो अव्यवहारिक होते हैं, वो गलत परिणाम भी दे सकते हैं। समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। तो जो समूह की इकाइयाँ होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व करें। उदाहरण के लिए हम मान लें कि कुल मांग में वृद्धि के कारण कुल उत्पादन बढ़ेगा। यदि कुल मांग में वृद्धि हुई है ना, मांग में वृद्धि हुई तो उससे क्या होगा? कुल उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन कुछ फर्म ऐसी भी होंगी, कुछ उद्योग ऐसे भी होंगे जिनका उत्पादन बढ़ाने पर लागत में वृद्धि होगी और कुछ की लागत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इस तरीके की यदि हम समूह की इकाइयों बस को देखेंगे और व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व में वो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ समूह की इकाइयाँ क्या करेंगी? वो अपना देख लेंगे और व्यक्तिगत इकाइयों को वो ध्यान ही नहीं देंगी। तो इस तरीके से हमने देखा समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आलोचनाएं, कुछ सीमाएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।